हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों, कल हम क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे, जिसमें दोस्तों हिस्ट्री पोर्शन में हमने अभी तक पढ़ा है। क्या हमने हिस्ट्री पोर्शन में ये पढ़ा कि कृषि में परिवर्तन तक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म निरीक्षण, जो कि खंडकों में मगध का सूक्ष्म निरीक्षण पढ़ेंगे। दोस्तों, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये क यातायात और ख जल वितरण और ग जमीन को लेकर उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। दोस्तों, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हाथियों का सबसे पहले प्रयोग किसकी सेना में? तो मगध की सेना में हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार हथियार बनाने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण, बहुत उपयोगी थे। ठीक है दोस्तों, मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। ये जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद और एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था और बिहार में राजगिर, आधुनिक राजगिर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र राज का पटना, जो कि राजधानी बनाया गया है। 2300 साल पहले भी की बात है कि मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र की पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है दोस्तों, इन सेनाओं और ऋग्वेद का उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हारा क्या अंतर दिखता है? तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे वज्जी। वज्जी जान लेते हैं क्या। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक के वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। वह एक अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम गढ़ भी बता दें आपको। गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ अर्थात संगठन को सभा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय के लिए लिया गया। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध ने कई व्याख्यान दिए हैं। करीब 2300 साल पहले लिखा गया था कि अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और बातों का ध्यान देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, उन्हें बंधक नहीं बनाएगा, शहरों तथा गांव में चैत्यों का रखरखाव करेगा, विभिन्न माताओं लंबी संतों सम्मान करेगा, जैसे
कई मत के लोग होते हैं जो संत, जैसे मान लीजिए कोई जैन धर्म से है, कोई बौद्ध धर्म से है, कोई सनातन धर्म से है, तो कोई जो है इस्लाम से है। ठीक है दोस्तों, तो सम्मान करेगा और उनको आने या जाने से कोई रोक नहीं लगाएगा, तो वो जो है आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर लिए, उन्हें राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप अध्याय 11 में पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अन्यत्र आप जान लेते हैं अपने एटलस में यूनान एथेंस को ढूंढ। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने ऊपर आपको दिखाया था मैप, आप अगले वीडियो में देख सकते हैं इसके पार्ट 1 में। तो इसमें लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर उन सभी पुरुषों का पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वह एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों की नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी और औरतों नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इसमें आपको कल्पना करो वैशाली के उस सभागार के तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है। तो तुमने क्या सुना। ठीक है दोस्तों, याद करने वाली जो है उपयोगी शब्द जैसे राजा, अश्वमेघ, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गढ़ अथवा संघ, प्रजातंत्र, इसके बारे में मैंने जो है विस्तृत रूप से बताया हुआ है और सबका निचोड़ हमने इसमें दे दिया है अगले पार्ट में। और देखिए दोस्तों, मैं ये पार्ट 2 को पढ़ा दिया हूँ पूरा, और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है क्लास 6 का 6। ठीक है दोस्तों, अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।